ओके, तो बेटा यहाँ पर जो क्वेश्चन है इसके बेस पर हम लोग जब बात करें तो यहाँ पर देखिए कि चंडीगढ़ दे रखा है। तो चंडीगढ़ दे जाने की वजह से अब प्लेस जो हमारे पास है वही बेस होता है। तो जब हम प्लेस की बात कर रहे हैं तो ये हमारे लिए नॉर्मल स्टेट नहीं है। फिर दूसरा ध्यान ये देना है कि इस प्लेस की जो बात हो रही है तो इसके जो दोनों लोग हैं, मतलब इस प्लेस में सेलर भी क्या यहाँ पर है और क्या यहाँ पर परचेजर भी है, ये सबसे पहले देखना होता है। अगर सेलर और परचेजर दोनों एक ही प्लेस पे हैं, मतलब उनकी ये सेम प्लेस है, तो उसके लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो हमारा होता है इंट्रा स्टेट। ये है इंट्रा स्टेट। हाँ सर, इंट्रा स्टेट तो हमने पढ़ा था कि इंट्रा स्टेट तो अगर मान लीजिए लखनऊ का लखनऊ में ही है। हाँ बेटा, तो जब लखनऊ का लखनऊ में ही है तो मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि लखनऊ स्टेट का मतलब लखनऊ का लखनऊ ले सकते हो या फिर लखनऊ का पूरे यूपी में ही ले सकते हो। तो अगर हम पूरे यूपी की बात करें तो लखनऊ वर्सेस अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर देखिए जो हमारे पास प्लेस है उसका स्टेट जो है वो एक ही है। सर कौन सा? यूपी। तो जब यूपी स्टेट एक ही है तो जब स्टेट अगर नहीं बदलता है, सेलर परचेज दोनों एक ही स्टेट में आ जाते हैं, तो स्टेट के केस में हम लोग कैलकुलेट करते थे, सीजीएसटी करते थे और एसजीएसटी कैलकुलेट करते थे। क्योंकि स्टेट था तो एसजीएसटी कैलकुलेट हो जाता था। मगर अब यहाँ की जब हम बात कर रहे हैं तो इस जगह पर ये इंट्रा स्टेट ये भी है, मगर बेटा इस जगह पर ये यूनियन टेरिटरी है। चंडीगढ़ तो आप सब जानते ही हैं कि यूनियन टेरिटरी है। तो यूनियन टेरिटरी में भी सीजीएसटी होगा, मगर दूसरी तरफ यहाँ पर यूटीजीएसटी हो जाएगा। तो ये यूटीजीएसटी आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना होता है और यही यूटीजीएसटी देखिए यहाँ क्वेश्चन में कैलकुलेट किया गया। और सीजीएसटी को भी लेना था तो ये देखिए यहाँ पर सीजीएसटी लिया गया। तो प्लेस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे चंडीगढ़ सीधे यूनियन टेरिटरी का नेम दे दिया गया, तो आपको रिकॉग्नाइज कर लेना है कि यूनियन टेरिटरी है, इसलिए हम यूटीजीएसटी लगाएंगे। और अगर इसी जगह कहीं पर लिखा होता लखनऊ, तो लखनऊ के केस में उत्तर प्रदेश चला जाता, स्टेट हो जाता, तो स्टेट के केस में हम एसजीएसटी लगाते। सर कितनी यूनियन टेरिटरी है इंडिया में? गुड क्वेश्चन, गुड गुड, वेरी गुड क्वेश्चन रहेगा आपका ये, तो इसको पता कर लीजिएगा, फिर हम लोग अगली क्लास में बात करेंगे। देन दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें रेट कितना दे रखा है। तो रेट हमारे पास 12 है, तो 12 के बेस पर अगर हम डिवाइड करें तो दोनों में हाफ हाफ डिवाइड हो जाएगा। तो 6% हम एक को दे देंगे, 6% हम एक को दे देंगे। तो यूटीजीएसटी का देखिए 6% है और सीजीएसटी का भी 6% है। अनदर थिंग, जो लोग आज न्यू स्टूडेंट हैं जिन्होंने कल की क्लास नहीं करी है, वो इस बात पर ध्यान दें कि हमको सबसे पहले जो प्राइस है वो निकालना होता है। तो सपोज करो कि यहाँ क्वेश्चन में जो प्राइस गिवन होता वो 200 वैसे गिवन है, तो अगर 200 नहीं गिवन होता, मान लो कि ये 220 होता, जो कल की क्लास नहीं किए थे उनको डायरेक्ट बता रहा हूँ, तो अगर 220 होता और हम 10,000 यूनिट्स को सेल कर रहे होते, तो इस जगह पर ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाती? सर ये वैल्यू हमारी 22 लैक्स आ जाती। ठीक है। और अगर क्वेश्चन में इसमें लाइन नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन में मान लीजिए डिस्काउंट गिवन होता है, अगर डिस्काउंट गिवन होता तो जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो एक टर्म से बखूबी वाकिफ हैं, वो कौन सा होता है? ट्रेड डिस्काउंट। तो अगर मान लो क्वेश्चन में ट्रेड डिस्काउंट 2 लैक्स का गिवन होता तो हम 2 लैक्स को माइनस कर देते और फिर हमारे पास जो वैल्यू आती वो यही 20 लाख आती कि नहीं आती? तो क्वेश्चन हम यहाँ 20 लाख से स्टार्ट करते। सर क्या यस मतलब? सर। समझ में आ गई बात ना कि अगर इनवाइस प्राइस 22 लैक्स है तो 22 लैक्स इनवाइस प्राइस नहीं है, वो गलत है। तो आप सेलिंग प्राइस जो दे रहे थे पर आर्टिकल वो 220 दे रहे थे, तो डिस्काउंट को हमेशा डिडक्ट कर देंगे। डिस्काउंट को डिडक्ट करके जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास इनवाइस प्राइस होगी। ओके, तो इस क्वेश्चन में 20 लाख हमारा इनवाइस प्राइस हो गया और इसी के ऊपर हम टैक्स निकालेंगे। बच्चे बेटा क्या गलती करते हैं कि जब वो टैक्स निकालने के लिए बैठते हैं जिसमें क्वेश्चन डिस्काउंट दिया जाता है,
तो वो 20 लाख के ऊपर टैक्स नहीं निकालते, वो टैक्स जल्दबाजी में 22 लाख के ऊपर निकालने लग जाते हैं, इसके ऊपर टैक्स निकालते हैं और इस तरीके से वैल्यू कैलकुलेट होती है। तो ये आप रॉन्ग करेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा डिस्काउंट की वैल्यू माइनस करके ही टैक्स निकालना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, प्लेस देख लीजिएगा कि कौन सा है। अगर वो प्लेस यूनियन टेरिटरी हो तो सीजीएसटी के साथ यूटीजीएसटी लगा देना, और अगर यूनियन टेरिटरी नहीं है तो एसजीएसटी लगा देना। बाकी एक बार कल का पोर्शन वीडियो रिवाइंड करके देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब मैं देखिए इसी के बेस पे आगे आता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन आपको डायरेक्टली दिख रहा होगा, इलस्ट्रेशन नंबर 5। और यहाँ पर ये कहाँ रह रहा है, कानपुर में रह रहा है। ओके, तो बेटा यहाँ यस सीजीएसटी सर। लगेगा कि यूजीएसटी लगेगा या एसजीएसटी लगेगा? सर एक कानपुर का है, एक पटना का है, तो यहाँ पे तो आईजीएसटी लगेगा ना, यस, इंटर स्टेट यहाँ है। पर ना आईजीएसटी यूटी, लगेगा सर। ना यहाँ यूटी जीएसटी लगेगा और ना यहाँ पर एसटी जीएसटी लगेगा। ठीक है, आईजीएसटी। आईजीएसटी। और जब यूटी जीएसटी और एसजीएसटी दोनों ही नहीं लगते तो इनके साथ में सीजीएसटी भी नहीं लगता, तो इसलिए सीजीएसटी में लगेगा। अब क्योंकि दोनों की स्टेट बदल गई, कानपुर जो है वो यूपी स्टेट में है और पटना जो है वो आपको पता है कि वो बिहार स्टेट में है। तो जब स्टेट बदल जाती है तो इंटीग्रेटेड मतलब लगता है, जैसा आप लोग सही बोल रहे हैं आईजीएसटी, तो हम यहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे। तो सर क्या आईजीएसटी का रेट जो 12% दे रखा है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया जाएगा? नहीं, आईजीएसटी का कभी भी डिवीजन नहीं किया जाता। तो आईजीएसटी डायरेक्टली कैलकुलेट करेंगे वैल्यू के ऊपर और ये 5,60,000 हो जाएगी और ये सीधे सीधे सेंट्रल गवर्नमेंट में ट्रांसफर होगी। फिर जो आगे ए वगैरह करें डील वो एक अलग फैक्टर हो गया। अच्छा, आगे आते हैं। कल मैंने यहाँ पर ख़त्म किया था पॉइंट नंबर 6 के ऊपर, और जिसपे मैंने सारे पॉइंट दिए थे। कोई स्टूडेंट है जिसको इस पॉइंट में कुछ 6 पे इलस्ट्रेशन में पूछना है? सर जो आपकी लोग, वॉइस नहीं आ रही है, बीच में बैकग्राउंड वॉइस आ रही है वो बाकी बहुत। लोगों ने माइक खोल रखा है, बेटा माइक अपना बंद कर लीजिए, म्यूट कर दीजिए, अपने आप को म्यूट करिए सब लोग, वरना मुझे चेक करना पड़ता है फिर कि कौन कौन है। अदिति, अमित, अरीब, हनी, वंदना, अपना माइक बंद रखिएगा ताकि वॉइस जो बीच में दिक्कत कर रही बच्चों को कंप्लेंट ना आए। थैंक यू। तो ये जो आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 6 दिख रही है, इसका पूरा कल मैंने सॉल्यूशन कराया था, और जिन लोगों को इसमें दिक्कत हो वो एक बार कल जरूर देख लीजिएगा ताकि फिर वही बात रिपीट ना हो जाए। मैं डायरेक्ट उसके ऊपर आगे आता हूँ। और 6 में बहुत कुछ सीखने के लिए था, उसको ज़रूर करिएगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए, क्योंकि यूनिट 1 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अब आपका बन रहा है। आते हैं 7th के ऊपर। 7th में अ रिटेलर बाय एन आर्टिकल from a manufacturer of 25,000 and marked up its price 25%। थोड़ा सा टिपिकल है क्योंकि सीधे इसमें प्रॉफिट नहीं दे रखा, कल वाले में सीधे सीधे प्रॉफिट दे रखा था। आफ्टर देन द रिटेलर गिव्स ए डिस्काउंट 10% ऑन मार्क्ड प्राइस एंड ही गिव्स फर्दर ऑफ सीजन डिस्काउंट 5% ऑन द बैलेंस टू द कंज्यूमर। तो समझिए, जो लोग कल नहीं भी थे तो उनको इजी लगेगा अगर वो वीडियो जाकर देखेंगे, आज का अगर बेहतर आप समझ लेते हैं इस वजह से। यहाँ पर सबसे पहले आपके पास एक मैन्युफैक्चरर है। हाँ सर, मैन्युफैक्चरर समझ में आ गया। मैन्युफैक्चरर के बाद ये गुड्स दिए गए किसको? रिटेलर को दिए गए, बिल्कुल ठीक। रिटेलर ने आगे जा कर के ये गुड्स सेल कर दिए कंज्यूमर को। ये इतनी बात आपको पहले समझ लेनी है। अच्छा सर, जब मैन्युफैक्चरर की बात हुई तो मैन्युफैक्चरर ने क्या किया? इसको आगे सेल किया। तो मैन्युफैक्चरर ने जो गुड्स मैन्युफैक्चर किए थे उसकी कॉस्ट थी, जी सर समझ में आता है, 25,000 उसकी कॉस्ट दे रखी थी। अब जब भी बेटा सेल करने के लिए जाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। तो मैन्युफैक्चरर ने इसके ऊपर टैक्स लगाया,
कितना टैक्स लगाया 6%, 6% मतलब 12%। तो मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरर में इसके ऊपर 12% टैक्स लगा दिया और टैक्स लगा करके आगे उसने आर को दे दिया। तो 12% जब टैक्स लगाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 25,000 का 12% कितना होता है? जल्दी बताओ निकाल करके। क्या 3,000 रुपये आएगा? यस सर। सब लोग मान ले रहे हैं 3,000 आएगा। यस सर। तो अब इस जगह से गुड्स ये डिलीवर करी गई, तो ये गुड्स डिलीवर कितने का हुआ? 28,000 का। तो अब हम आर की बात करते हैं। आर के पास जब ये गुड्स आए, तो जब आर के पास ये गुड्स आएंगे तो आर इनको सीधे सीधे दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। दो पार्ट में क्या डिवाइड कर देगा? जो टैक्स उसने पे कर दिया है वो तो इनपुट टैक्स क्रेडिट में चला जाएगा, क्योंकि उसका वो आगे यूज लेना चाहेगा। तो जो टैक्स पे कर दिया है उसको वो अलग कर देगा। तो इसके लिए कॉस्ट कितनी पड़ी? इसके लिए कॉस्ट पड़ी 25,000 की। इसका मतलब है कि आर ने ये 25,000 के गुड्स को रिसीव कर लिया। फिर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि इसके ऊपर वो प्रॉफिट भी लेता है 25%। बिल्कुल ठीक है। तो जब वो इसके ऊपर प्रॉफिट लेता है तो प्रॉफिट ले करके वो इनवॉइस प्राइस बनाएगा। 25% जब इसका वो प्रॉफिट निकालेगा तो इसका ये प्रॉफिट 6,250 प्रॉफिट आएगा। अब सर इतनी जल्दी कैसे निकाल लिए? हमने बेटा जल्दी नहीं निकाला। वो यहाँ पर देखो ये कैलकुलेशन दे रखा, उसी को लिख दिया 6250। तो जब 6250 इसने कैलकुलेशन कर ली तो ये वैल्यू 31,250 आ गई। इसका मतलब है कि जो इनवाइस प्राइस है वो जा करके रिटेलर को पड़ती है कितनी? 31,250। करेक्ट। अब इस 31,250 के ऊपर वो डिस्काउंट देने की बात कर रहा है। इसी को ही बेटा बोला गया है मार्क्ड अप प्राइस। इसी को बोला गया है मार्क्ड अप प्राइस। यही 31,200 मार्क्ड अप प्राइस है, जिसको हम लोग बोलते हैं इनवाइस प्राइस, क्योंकि इसने प्रॉफिट ऐड करके आगे डील किया। तो क्या हुआ बस सर, इसके ऊपर हम सीधे टैक्स मार देते हैं। बेटा डिस्काउंट अभी अभी मैंने पिछली वाली क्लास में आपको बताया, पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था कि डिस्काउंट को भी देख करके चलो। रिटेलर अब यहाँ पर डिस्काउंट दे रहा है 10% का, और साथ में ऑफ सीजन डिस्काउंट भी दे रहा है 10% का। तो अब इस जगह पर देखिए कि हम इसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मार्कड प्राइस से पहुंच गए। हाँ सर, मार्कड प्राइस समझ में आ गया। अभी अभी आपने बताया 31,250। तो ये बेटा देखिए मार्कड प्राइस 31,250 दे रखा है। इसको लेकर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत? नो सर। देन मैंने बताया था कि जितना डिस्काउंट आए उसको माइनस कर दीजिए। तो 10% डिस्काउंट आपने माइनस करा तो 10% डिस्काउंट इसका हो गया 3125। तो 3125 इसमें से माइनस करने के बाद जो वैल्यू बचती है वो 28,125 होती है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो मार्क्ड अप प्राइस दे रखा है उससे डायरेक्टली निकाल लेते हैं। सर डायरेक्टली कैसे निकाल लेते हैं? 10% माइनस कर देते हैं तो 90 बचता है, तो सीधे सीधे इसका 90 निकाल लेते हैं और ये 90 यही आएगा 28,125। कहीं कोई दिक्कत? ओके। अब इसके बाद में बहुत टिपिकल है, ध्यान से समझिएगा। इसके बाद में ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है। तो जो ऑफ सीजन डिस्काउंट दे रहा है वो बैलेंसिंग फिगर के ऊपर लिखा जाएगा। इसको मैं ध्यान से समझिए, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ फिर से इसी को इजी करके। ये मार्क्ड अप प्राइस है। मार्क्ड अप प्राइस जो है उसको मैं सिर्फ एमपी करके लिख दूंगा या इनवॉइस प्राइस लिख देता हूँ। मार्क्ड अप प्राइस का मतलब हो गया इनवॉइस प्राइस। अब रिटेलर को ये इनवॉइस प्राइस कितने का पड़ा? सर 31,250 का पड़ा। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ये डिस्काउंट दे देगा। कितने का डिस्काउंट दे देगा? 10% 10%। का डिस्काउंट दे देगा। तो सीधे सीधे इसका
25 आप डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ठीक है। इतना माइनस करने के बाद में ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 28,125, करेक्ट। इसके बाद में ऑफ सीजन डिस्काउंट दे दिया गया है। तो जो ऑफ सीजन डिस्काउंट है वहां पर बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, वही आपको समझना है। ये वैल्यू आपकी राउंड फिगर करके आ जाएगी 1406। अब ध्यान से समझिए, जो ये 10% आपने निकाला था, ये 10% जो है वो आपका 25,000 रुपए के, सॉरी, ये जो 10% है ये मार्कड वैल्यू के ऊपर निकला जो ऊपर ही दे रखा है। तो ये मार्कड वैल्यू के ऊपर आप निकाल लेंगे। बेटा जब 5% निकालेंगे तो वो इस वैल्यू के ऊपर निकालेंगे। बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं कि ये 5% भी इसी के ऊपर निकाल लेते हैं, कि जैसे उन्होंने पहले जब 10% निकाला तो वो इसके ऊपर निकाला। तो बच्चे यही गलती करते हैं कि ये 5% भी इसी के ऊपर निकाल देते हैं। ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। आपको 5% जो है वो इस बैलेंस के ऊपर निकालना है, मतलब पहला डिस्काउंट माइनस करके जो वैल्यू आएगी उसके ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ये देखें 5% जो है वो इस तरीके से कैलकुलेट किया गया है, मतलब इसमें से बैलेंस को माइनस करने के बाद। इतना समझ में आता है? तब जो वैल्यू आपके पास आएगी वो 26719 निकल करके आएगी। तो मान लेते हैं कि 216 जो है वो निकल करके यहाँ पर आ गई। ये कोई बच्चा कह रहा है सर कल का वीडियो सेंड कर दीजिए। तो बेटा जो कल का वीडियो है वो तो ऑलरेडी तुम्हारे ग्रुप पे पड़ा हुआ है। आपके इसी ग्रुप पे, बॉयज और गर्ल्स वाले ग्रुप पे, मैं हर दिन की क्लास का वीडियो डाल देता हूँ। तो आप बेटा उसी वीडियो को वहां पर देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं आगे आता हूँ। ये वैल्यू 26,719 हर एक को समझ में आ गई? बताइए देख करके। बच्चा फिर से कह रहा है कि सर थैंक यू, आप बहुत अच्छे हैं, आप हर दिन वीडियो ग्रुप पे डाल देते हैं। तो जिसका छूट जाए वो वहां से देख सकता है। तो मैं 26,719 की वैल्यू तक पहुंच चुका हूं। और ये वैल्यू देखिए मैंने आपको जो बताई वो स्टेटमेंट में बता दी अकाउंट के फॉर्म पे, और यहाँ पर देखो यही आया 26,719 जो हम लोगों ने अभी अभी कैलकुलेट किया। ये देखिए 26,719। तो सर क्या हम ऐसे ना कैलकुलेट करें, हम अकाउंट फॉर्म पे धीरे धीरे एक एक माइनस करके कैलकुलेट कर लें? दोनों ही तरीके सही हैं, जैसा आपको बेटा सही लगे अब आप उस तरीके से इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। और जैसा मैंने अभी आपको अलग से लेफ्ट हैंड साइड बताया माइनस करके बैलेंस बैलेंस बैलेंस, वो आपको बेटा बहुत आसान पड़ेगा। बहरहाल अब जो है यहाँ पर कंज्यूमर के पास जब गुड्स आएगा तो वो सेल करेगा 26,719 पर। तो 26,719 के ऊपर अब ये जीएसटी कैलकुलेट करी जाएगी। तो सीजीएसटी और एसजीएसटी इसी वैल्यू के ऊपर हम कैलकुलेट करेंगे। ये वैल्यू हमको फाइंड करनी थी और टोटल वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। क्या मैं इसकी वर्किंग एक बार फिर से करके दिखाऊं या आपको समझ में आ गया है? मैं पूछ रहा हूँ क्लास, क्या ये वर्किंग आपको फिर से करके दिखाऊं कि ये वैल्यू आपको समझ में आ गई? कैसे आएगी? नहीं सर, ऐसे आ गई। आ गई। अगर बेटा तुम आंसर नहीं देती ना, मैं इस समय क्लास तुरंत ओवर कर देता। ओके थैंक यू बोल करके। अच्छा, तो इसका मतलब आप क्लास में हैं और अभी ये कंटेंट चल रहा है। तो यहाँ पर जो बस ध्यान देने वाला सेगमेंट है वो ये ध्यान दीजिएगा कि जो कॉस्ट प्राइस है हम उसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे। और ये कॉस्ट प्राइस किसके लिए होगा? जो रिटेलर ने कैलकुलेट किया है हम उसके ऊपर फाइंड करेंगे। और फाइनली आगे फॉरवर्ड करा जाएगा 29,925 पे। एक बार इस वैल्यू को बेटा कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा, इससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, फिर से बता दे रहा हूँ, मैन्युफैक्चरर से स्टोरी स्टार्ट होती है। मैन्युफैक्चरर से जब आप रिटेलर के पास आते हैं तो दो बातें होती हैं। मैन्युफैक्चरर जो है जो कॉस्ट लेता है उसके ऊपर वो टैक्स लगा करके देता है।
ये दोनों सेगमेंट जो हैं वो रिटेलर के पास आते हैं, मगर जब रिटेलर आगे की तरफ स्टोरी बढ़ाएगा तो वो सिर्फ इसमें से जो पीछे से उसको कॉस्ट पड़ी है वो उसको लेकर के आगे बढ़ाएगा। तो सर जो पीछे से टैक्स आया है क्या उसको आगे के लिए नहीं यूज करेंगे? नहीं बेटा, टैक्स को किनारे डाल दीजिएगा, टैक्स को आईटीसी करके कहीं बाहर छोड़ दीजिएगा, और जो पीछे से कॉस्ट आई है उसके ऊपर फिर वर्क करना स्टार्ट करेंगे। इसी ही कॉस्ट के ऊपर अब जो रिटेलर है वो अपना प्रॉफिट ऐड करेगा, पीछे वाली टैक्स को अलग कर दीजिएगा। अब प्रॉफिट ऐड करके इसके पास इनवॉइस प्राइस आएगी, फिर इनवॉइस प्राइस में डिस्काउंट का जो सीक्वेंस दिया हो, जैसे पहले 10% एट दी रेट दे रखा था तो पहले 10% निकालिएगा, फिर 10% के बाद में जो बैलेंस निकल करके आ जाए उस बैलेंस के ऊपर 5% निकाल करके माइनस करिएगा। मतलब ये 10% अलग आइटम के ऊपर कैलकुलेट होगा और ये 5% अलग के ऊपर होगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। ये इम्पॉर्टेंट बात है, इसकी प्रैक्टिस एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा कि 10% किसी और आइटम के ऊपर कैलकुलेट होता है, बैलेंस फिगर के ऊपर 5% कैलकुलेट होगा। हाँ सर कैलकुलेट कर लिया, तो जब ये 5% माइनस कर देंगे तो 5% माइनस करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो आपकी होगी 26719। कौन सी? ये वाली वैल्यू। ये देखिए यस सेम सर। वैल्यू है। यस इसके सर। बाद जब कंज्यूमर को पे करेगा, मैंने क्या बोला कि ये जो इसको कॉस्ट पड़ी है उसमें प्रॉफिट ऐड कर लेगा। अब जो ये कंज्यूमर को पे करेगा, देन थर्ड नंबर पे आपका कंज्यूमर निकल करके आता है, और इस कंज्यूमर को जब देगा तब ये लास्ट वाला पॉइंट बनेगा जो ये आपको दिख रहा है, कॉस्ट प्लस सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। तो कॉस्ट प्लस सीजीएसटी और एसजीएसटी 2679 से शुरू होता है, और अब देखिए साफ साफ आपको दिख रहा है ये कंज्यूमर को देगा और कंज्यूमर से इतना चार्ज करेगा। सर जो ये बढ़ा करके ये वैल्यू चार्ज कर रहा है हम इसका क्या करेंगे? जो बढ़ा करके ये वैल्यू चार्ज कर रहा है हम इसका क्या करेंगे? है क्या बेटा ये सीजीएसटी और एसजीएसटी है। बताइए आपको क्या लगता है इसका क्या करेगा ये रिटेलर? क्या सर? जो ये बढ़ा करके टैक्स लगाया है सीजीएसटी एसजीएसटी का, इस वैल्यू को क्या करेगा ये 1603 का क्या करेगा ये? जो रिटेलर ने टैक्स आपसे कलेक्ट कर लिया है, कंज्यूमर से कलेक्ट कर लिया है, ये वाले टैक्स को कलेक्टेड टैक्स के साथ में रिटेलर क्या करेगा? सी ए माइनस करेगा? कहाँ माइनस नहीं, प्लस करेगा? करेगा। कहाँ प्लस करेगा? से ये जो कलेक्टेड कलेक्टेड यही तो कलेक्टेड है। कौन बताएगा? सर आप ही बताएंगे और कौन बताएगा? तो बेटा यहाँ पे जब रिटेलर ने कंज्यूमर को सेल किया है तो इस जगह पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, क्योंकि इसने सीजीएसटी दो चीज़ें कलेक्ट करी हैं। एक इसने जो है सीजीएसटी कलेक्ट किया है और एक इसने एसजीएसटी कलेक्ट किया है। अगर जरा सा भी आपके दिमाग में थ्योरी हो तो कलेक्ट किया हुआ सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ क्या करते हैं? कलेक्ट किया हुआ जो पार्ट होता है वो गवर्नमेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो इसने जो कंज्यूमर से कलेक्ट किया है वो 1603 कलेक्ट किया है। ये वैल्यू इसने कलेक्ट करी है कंज्यूमर से। आगे बात समझ में सबको? ये कलेक्टेड अमाउंट है जो इसको गवर्नमेंट को देनी है। और जब गवर्नमेंट को देने जाएगा तो उसी समय वो इसमें क्या माइनस मांगेगा? माइनस मांगेगा जो इसने आईटीसी दे रखा है। आईटीसी मतलब जो पीछे से लेकर के आया था और ऑलरेडी टैक्स पे कर रखा है, उस टैक्स को यहाँ पे माइनस कर लेगा। तो जो पीछे से टैक्स दे रखा था वो वैल्यू यहाँ पर माइनस होगी। मतलब ये वो वाला टैक्स है जो मैंने शुरू में आपको बताया था, जो इसने किसको दिया था? मैन्युफैक्चरर को। तो मैन्युफैक्चरर वाला टैक्स माइनस करके जो बैलेंस आएगा उसको ये पे करेगा। ये मैन्युफैक्चरर वाला है इसलिए एम लिख देता हूँ। ये जो मैन्युफैक्चरर को उसने पे कर रखा है, मैन्युफैक्चरर को जो पे कर रखा है उसी को माइनस करेगा, इसी को आईटीसी बोलते हैं, इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर जो बैलेंस ड्यू निकल करके आएगा, इस ड्यूज को ये गवर्नमेंट अकाउंट में पे करेगा।
इस ड्यूज को गवर्नमेंट अकाउंट में, सीधे गवर्नमेंट अकाउंट में ये वैल्यू पे नहीं होगी, क्योंकि इसके पहले भी इसने जो टैक्स दे रखा है उसको माइनस करना होगा। ये आपके लिए एसेट्स होता है, बेनिफिशियल पॉइंट है। इसका मतलब जो यस सर। क्लास जिनकी बीच में छूट जा रही है ना, वो वीडियोस देख रहे हैं ना पीछे पलट करके देख रहे हैं, कोई बात नहीं, एग्जाम में सब पता चलेगा, मेरी ड्यूटी बता देना, मैंने बता दिया। तो अब यहाँ पर जो है आउटपुट जीएसटी आपने निकाल लिया, और ये अभी अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जो मैं आपको चार्ट बना करके बता रहा था कि एसजीएसटी में पिछला वाला जो एसजीएसटी वो माइनस हो जाएगा, वो ये देखिए, वो ये पार्ट है 1603 आया था, इसने ऑलरेडी जो पे कर रखा था वो माइनस कर देगा। तो इसी को ही आप चार्ट के अकॉर्डिंग भी समझ सकते हैं, जो मैंने अभी अभी आपको बताया था, फिर से देख लीजिए। रिटेलर ने दो चीजें कलेक्ट करी, एक सीजीएसटी कलेक्ट किया और एक एसजीएसटी कलेक्ट किया, दो चीजें इसने कलेक्ट करी। बेटा किस समय कलेक्ट करी, जल्दी से बताओ, ये इसने किस समय कलेक्ट करी? जब कंज्यूमर से कलेक्ट करें सर। ठीक है, बिल्कुल सही, ये इसने कलेक्ट करी कंज्यूमर से, क्योंकि ये कंज्यूमर को सेल कर रहा था, तो यहाँ पे कंज्यूमर से इसने कलेक्ट किया। ये वैल्यू इसकी कितनी थी, 16033। यही मैं अभी पीछे आपको बता रहा था, जब आप रिवाइंड करके देखेंगे वही वैल्यू आएगी। मैंने क्या बोला, जब भी पे करने जाएंगे तो पे करते समय में जो इस अपने से पीछे वाला होगा, मतलब यहाँ पर मैन्युफैक्चरर है, जिसको हमने जितना टैक्स पे कर रखा है उसका हम डिडक्शन ले लेंगे, उसी को बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो जब इनपुट टैक्स क्रेडिट है तो एसजीएसटी वाला एसजीएसटी से माइनस कर देंगे, यहाँ पर हम एसजीएसटी का एसजीएसटी से माइनस कर देंगे। रिवाइंड करके देखिएगा, यही मैन्युफैक्चरर को इसने टैक्स दिया था, और 1500 माइनस कर देंगे, और यहाँ पर यही सीजीएसटी भी उसने दिया था, रिवाइंड करके देखिएगा वही आपको मिलेगा। इसके बाद जो नेट ड्यू बचेगा वही नेट ड्यू आपका एसजीएसटी का आएगा, वही नेट ड्यू जो आपको गवर्नमेंट को पे करना है वो आएगा। तो उसके लिए जो अमाउंट का शब्द है वो अमाउंट पेड बाय रिटेलर, मतलब रिटेलर इतना पैसा गवर्नमेंट को देगा, यही देखो यहाँ पे 103 कैलकुलेट करके रखा है। तो सर आपने तो सीजीएसटी एसजीएसटी जो है वो लेफ्ट और राइट हैंड साइड में अकाउंट के तरीके से सॉल्व कर दिया है। तो हमने जब एक बार सीजीएसटी 103 निकाल लिया, तो क्या एसजीएसटी हमको वही निकालने की ज़रूरत है, जब बल्कि दोनों तो होते इक्वल हैं? नहीं बेटा, आपको निकालने की ज़रूरत है, तभी उसी के हिसाब से आपको नंबर मिलेंगे। तो यहाँ पर देखो 103 यही वैल्यू आई है जो कि एसजीएसटी की थी, और यही सेम वैल्यू मैंने भी आपको बताई कि आप यही सेम वैल्यू अगर निकालेंगे तो सीजीएसटी की 103 आएगी। तो सर मत निकालिए, ठीक है बेटा, नंबर कट जाएंगे। अब देखिए अगर करना होगा तो सेपरेटली आपको सॉल्व करना पड़ेगा 103, देख लीजिए आगे सॉल्यूशन में। तो अब देखिए यहाँ पर 103 की वैल्यू निकल करके आई, अमाउंट ऑफ जीएसटी रिसीव बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब सेंट्रल गवर्नमेंट कितना आपसे रिसीव करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से, सेंट्रल गवर्नमेंट दो लोगों से रिसीव करेगा। एक तो जो मैन्युफैक्चरर ने सेल किया था वो वाला पैसा रिसीव मैन्युफैक्चरर से करेगा, करता है, दूसरे और जो रिटेलर्स। रिटेलर ने किया है उसको रिसीव करेगा। तो मैन्युफैक्चरर से अभी अभी आपने माइनस ही किया था, तो मैन्युफैक्चरर से यस कितना सर। वो रिसीव करेगा? 1500, और यहाँ से कितना करेगा? 103। अभी मैंने 103 आपको बताया था कि नहीं 103। बताया था? तो ये यस सर। देखिए इन दोनों को अगर ऐड कर दिया जाए तो टोटल सेंट्रल गवर्नमेंट को 1603 की इनकम हो जाती है। 1603। समझ में आ गई बात? एक बार इसको ट्राई करिएगा, नेक्स्ट क्लास में मैं इसी इलिस्ट्रेशन को फिर से आप लोगों से पूछ लूंगा, घर में एक बार सॉल्व करिएगा, तो हो सकता है कोई डाउट अराइज हो जाए, तो मैं इसको फिर आपको कल की क्लास में बता दूंगा कोई भी डाउट हो, मगर एक बार इसको कॉपी में ज़रूर से ज़रूर करिएगा। एक ये और एक कल वाला वीडियो, दोनों में सेम ही कॉन्सेप्ट दे रखा था। ओके क्लास, ओके सर। सो थैंक यू, बाय बाय।